पावन धरती को नमन करते हुए और अपने महापुरुषों को, बहन वीरांगना फूलन देवी को उसके जन्मोत्सव पे नमन करते हुए, जो मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो हमारे को सुनने आई हैं और हमारे विचार सुनने आई हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहन वीरांगना फूलन देवी की जीवनी के बारे में जो संघर्ष उस बहन ने किया, इस समाज को हमेशा गुमराह किया गया है। उसकी सच्चाई को मैं आपके सामने आज बखान करने आया हूं। सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। बहन वीरांगना फूलन देवी की जीवन गाथा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दूंगा। बहन वीरांगना फूलन देवी ने चंबल की घाटी के अंदर 4 साल जंगल की खाक छानी और जो भी जातिवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो अपराधी लोग होते हैं, उनकी कोई जात जमात नहीं होती। किसी भी जाति के ऊपर हमारे को कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हर एक समाज के अंदर इस किस्म के प्रवृत्ति के अपराधी लोग होते हैं, मगर आप ये देखिए कि 80 के दशक में कितना जातिवाद था इस देश के अंदर। उस टाइम उस बहन ने, उस बेटी ने अपने साथ अत्याचार हुआ, जिसका मुकाबला उसने उनको मुंह छोड़ जवाब देकर किया। उसके बाद में जंगल की खाक छानते हुए पुलिस प्रशासन, सामंतवादी विचारधारा के अफसरों ने एक प्लानिंग बनाई कि भाई अब इस फूलन देवी को और इसके ग्रोह को यहीं जंगल के अंदर ही नस्तनाबूद कर दिया जाए। उस टाइम हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जब उस तक ये बात पहुंची तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं भाई, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के एक एसपी हुए थे राजेंद्र चतुर्वेदी, जिनको स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ये जिम्मेवारी सौंपी, भाई आप किसी तरह से भी जंगल में जाइए और उस बेटी को समझाइए कि भाई वह अपना आत्मसमर्पण करे अपने साथियों के साथ, और जो भी वो शर्तें बताएगी हम उनको मानेंगे। तो इस तरह से चतुर्वेदी जी ने इंदिरा जी से बात करवाई और उसके बाद में बहन जी ने आत्मसमर्पण किया। जो भी शर्तें बहन जी ने सरकार के सामने रखी थी, सब शर्तों को माना गया। और उस टाइम जितने भी डकैतों ने आत्मसमर्पण किया था, सबको 8.25 साल के बाद में रिहाई दे दी गई थी। मगर एक दबे कुचले समाज की होने के कारण सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने 11 साल 7 महीने तक इसको जेल में रखा, जबकि बहन जी के ऊपर एक दिन भी कोर्ट के अंदर केस नहीं चला और एक दिन भी हाजिरी देने नहीं गई वो। जब मान्यवर कांशीराम जी ने और हमारे पिताजी ने बैठ के चर्चा करी कि भाई ऐसे ऐसे हमारे समाज की एक बेटी वहां ग्वालियर जेल में इतने दिन से बंद है और उसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, तो उस चीज को भांपते हुए मेरे पिताजी, मैं, मान्यवर कांशीराम जी 2-3 बार जेल में मिलने गए। बहन जी को इतनी छूट थी, कोई ये कहता है ना कि भाई जेल के अंदर मिलाई होती है, सलाखों के अंदर से होती है, उसके लिए ऐसा नहीं था। ग्वालियर जेल में बहन जी को एक बैरक दी गई थी और ऑल वर्ल्ड कोई भी आदमी उनसे मिलने जाता था, उसको एक बैरक के अंदर
चटाई बिछा दी जाती थी, दरी बिछाई दी जाती थी। बहन जी सुबह नहा धो के नाश्ता करके और वहां आके बैठती थी, और पूरे हिंदुस्तान से जो जो भी मिलने वाले लोग जाते थे वो एक एक दो दो घंटा बैठ के पूरी चर्चा करते थे उनसे, और किसी को ये नहीं कहा जाता था कि भाई आपके मिलाई का वक्त खत्म हो गया। मैं सुबह 10 बजे ग्वालियर जेल के अंदर एंट्री करता था और 4:30 बजे मैं वहां से निकलता था। सारा उसका दर्द दुख समझते हुए और किस तरह से क्या हुआ उसके लिए हमने संघर्ष करना शुरू किया। बहन वीरांगना फूलन देवी का भोपाल के अंदर 2 बार पेट का ऑपरेशन किया। उसकी ट्यूमर की शिकायत थी। पहली बार ऑपरेशन होने के बाद में 2 साल के बाद में बहन जी को फिर दिक्कत आने लग गई। उसके बाद में बहन जी ने फिर शिकायत करी। 3-4 साल के बाद में फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने जब दूसरी बार बहन जी का ऑपरेशन हुआ, उसकी गायनी को भी निकाल दिया गया। समझते हैं आप गायनी? नहीं, उसकी बच्चेदानी को भी निकाल दिया गया था। इस मानसिकता के इस देश के अंदर जो राजा लोग बैठे हैं वो इस किस्म की प्रवृत्ति रखते हैं। तो फिर दिक्कत होने का मतलब ये था कि भोपाल ऑपरेशन करवाना तो खत्म करने की प्लानिंग थी सरकार की। उसको भांपते हुए मान्यवर कांशीराम जी, मेरे पिताजी और हमने उसको कहा कि भाई एक चिट्ठी लिखो आप। अब मैंने सुना है दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग है, जीबी पंत है। मैं अपना यहाँ के डॉक्टरों पे मेरे को भरोसा नहीं, मैं अपना इलाज वहां करवाना चाहती हूँ। तो उसकी चिट्ठी की सुनवाई हुई। बहन जी को ग्वालियर जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया। तिहाड़ जेल से ऑल इंडिया मेडिकल में बहन जी का हमने वहां ट्रीटमेंट करवाया। तो ट्रीटमेंट के दौरान राम जेठमलानी वकील साहब का नाम तो सबने सुना होगा। दिल्ली के एक बहुत बड़े वकील हैं राम जेठमलानी। आज वो एक दिन कोर्ट के अंदर जज के सामने खड़ा होता है तो 10 लाख रुपए उसकी फीस है। उस सस्ते टाइम के अंदर बहन जी की जितनी भी फाइलें थी सबको 30,000 कोर्ट में मंगवाया गया। और उसकी जो शिष्या थी, जो बहन जी का केस लड़ा जिसने, उसका नाम था कामनी जायसवाल। उस सस्ते समान जमाने में जेठमलानी जी ने 1.25 लाख रुपए की डिमांड करी थी कि भाई 1.25 लाख रुपया दोगे तो मैं ये केस लड़ूंगा। अब समाज के लोगों के द्वारा, कुछ परिवार के लोगों के द्वारा एक हफ्ते के अंदर उस टाइम 85,000 रुपए इकट्ठे हुए। वो फाइल और 85,000 रुपए जब लेके वहां गए, साहब जी हमारे पास तो यही इकट्ठे हुए हैं और या हमारी बेटी को आप न्याय दिलाइए। उस राम जेठमलानी ने वो पैसा और फाइल फेंक के मारी। 1.25 लाख तो 1.25 लाख। मगर जो महिला थी कामनी जायसवाल, उसने उस बहन जी के दर्द को समझा। जब ये बाहर निकले निराश होके तो वो साइड में आके कहने लगी, चाचा आप एक काम करो, इसके अंदर जो 10-15 हजार रुपए की और व्यवस्था कर लो और बाकी जो मेरी लड़ने की फीस है उसको मैं माफ कर दूंगी, मैं नहीं लूंगी। तो इस तरह से जाके एक हफ्ते के बाद में और 15,000 रुपए इकट्ठे करके और जब दिए गए तो कामनी जायसवाल ने इसको केस को 30,000 कोर्ट में लड़ा। उसने यही पली रखी कि भाई जितने भी डकैतों ने आत्मसमर्पण किया तो सबको आपने रिहाई दे दी गई है? ये तो सजा अपनी भुगत चुकी है, इसको क्यों मतलब जेल के अंदर सड़ाने का काम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जज ने उनको 3 महीने की पैरोल दे दी। पैरोल देने के बाद में वो केस चलता रहा। तो उस टाइम बहन जी हमारी कोठी के ऊपर रही थी, ओल्ड गुट्टा कॉलोनी 20A। ये दिल्ली पुलिस लाइन का ग्राउंड है, उसके पास में ही हमारी कोठी थी, वहां बहन जी ने रही। उसके बावजूद मुलायम सिंह जी ने बहन जी की सुरक्षा के लिए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस टाइम। 75 जवान पीएसी के उस कोठी के चारों तरफ लगाए थे। कोठी के अंदर नीचे से ऊपर तक पुलिस का पहरा रहता था और बाहर जो है पीएसी लगी रहती थी। तो इस तरह से बहन जी की एक किताब लिखी थी, एक राइटर थी माला सेन, लंदन की राइटर है वो, जिसकी एक किताब बहन जी की आज लंदन के अंदर 900 रुपए की बिकती है। उससे एग्रीमेंट हुआ था। तो बहन जी के पैरोल पे आने के बाद में वो भी आई, भाई आप लंदन हमारे साथ चलिए और हम आपको सारी सुविधा देंगे और आप वहां रहिए। मगर बहन जी इस दबे कुचले समाज की लड़ाई लड़ना चाहती थी। जो संघर्ष उसने किया था उसके लिए वो लड़ाई लड़ना चाहती थी। अब मेरे शोषित समाज का किस तरह से भला हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। मुलायम सिंह ने टिकट दिया। टिकट देने के बाद में सांसद बनी। सांसद बनने के बाद में 1994 में बहन जी ने राष्ट्रीय एकलव्य सेना का गठन किया, क्योंकि वो देख चुकी थी कि भाई एक सांसद होते हुए जो मेरा कार्य क्षेत्र है उसके अंदर तो मैं लोगों का भला कर सकती हूँ, उससे बाहर मेरी कुछ नहीं चलने वाली। तो बहन जी ने इस संगठन का शुरुआत करी और जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी का रुतबा बढ़ता चला गया, सामंतवादी लोगों ने यह देखा कि आने वाले टाइम में 18.5% मछुआ समुदाय का वोट है, 19% मुस्लिम समुदाय का वोट है और बाकी शोषित समाज की आबादी कम से कम भी 5-7-10% तो होगी। भाई ये 50% वोट ऐसा टाइम आएगा जब बहन वीरांगना फूलन देवी की कार्यशैली को देखते हुए लोग उसी को देंगे। तो आगे आने वाली ये उत्तर प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री होगी। सामंतवादी विचारधारा के लोगों को ये चीज हजम नहीं हुई और एक षड्यंत्र के तहत 44 अशोका रोड पे, जहां एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहां दिन दिहाड़े 2:15 बजे बहन जी को गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद 5 बीघे का बाग और 10 बीघा जमीन परिवार के भरण पोषण के लिए दी। तो जो नेक काम इंदिरा जी ने किया, मैं और मेरा परिवार सदा उसका आभारी रहेगा। इसके बाद में आज पूरे देश के अंदर तकरीबन 1200 यूनिवर्सिटियां हैं। 600 यूनिवर्सिटियां सरकारी हैं और 600 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट हैं, जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1200 यूनिवर्सिटियों में से 8 यूनिवर्सिटियां महिलाओं के लिए हैं। जो देश के अंदर सत्तासीन पार्टियां बैठी हैं जो ये कहती हैं भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 1200 के अंदर से जब 50% महिलाओं की जनसंख्या है तो उस हिसाब से 600 यूनिवर्सिटियां हमारी बहन बेटियों की शिक्षा के लिए खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए। तो इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के लिए 50% की आबादी होने के बाद में 50% यूनिवर्सिटियां हमारी बहन बेटियों के साथ में लिए होनी चाहिए। और आज देश के हालात ऐसे हैं कि शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, अब हमारा समाज, हमारे बच्चे शिक्षा को खत्म करने का काम कर रही हैं। ये सरकारें 5 किलो अनाज देकर इस समाज के लोगों को बरकलाया जा रहा है। लाखों स्कूल हिंदुस्तान के अंदर बंद कर दिए गए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई 2 रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज जो हमारे हक अधिकार थे जल जंगल और जमीन पर,
समुद्रों में और नदियों के ऊपर आप लोगों का साम्राज्य था और आपका अधिकार है। खनन का काम आज दूसरे लोगों को दे दिया, मछली पकड़ने का काम दूसरे लोगों को दे दिया। गंगा जमुना के जितने भी आसपास का एरिया था वहां हमारा परिवार, हमारा समाज अपना खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता था, वो भी हमारे से छीन लिए गए। इस देश के अंदर जल जंगल जमीन जो थी हमारी, और हमारे को उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे को अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो सभी जगह नौकरियों में, राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में, जो भी इस किस्म की विचारधारा से कोई भी पार्टी अगर काम करती है तो हमारे समाज को उनका साथ देना चाहिए, जो हमारे बच्चों को आगे नौकरी मिल सके। अब बाहर की कंट्रियों के अंदर जापान, अमेरिका, चाइना, कनाडा, आप कहीं भी जाएंगे वहां कोई शिक्षा के ऊपर पैसा नहीं लगता। जापान एक छोटा सा इतना टेक्निकल देश है जहां जिस दिन 4 साल का बच्चा हो जाता है तो उसकी सारी परवरिश वहां की सरकार सहन करती है। उसका खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, डॉक्टर का बीमार हो गया उसका खर्चा सरकार वहन करती है। और वो बच्चे को 10 साल का जब होता है उसके दिमाग को नाप लेती है कि ये बच्चा किस कार्य के अंदर काम कर सकता है, किस चीज के अंदर जा सकता है, तो उसी के हिसाब से उसको आगे एजुकेशन दी जाती है। आपने हिरोशिमा नागासाकी का कभी युद्ध हुआ था और उस टाइम वहां परमाणु बम गिर दिए गए थे वियतनाम में। अब तक भी वहां के बच्चे अपंग पैदा होते थे। जिस देश को बिल्कुल खत्म कर दिया और वो देश आज मतलब सारी चीजें वो बनाने का काम करता है। तो देश के अंदर 75 कंट्रियां ऐसी हैं जो बुद्ध की विचारधारा पे चलती हैं। वहां ना जातिवाद है ना पाखंडवाद है। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, बुद्ध एक विचारधारा थी। सच्चाई को उसने बखाना। जो बुद्ध की विचारधारा को समझ गया वही देश उन्नति कर गया। पूरे वर्ल्ड के अंदर 5-7 देश हैं जहां ये जाति प्रथा है, नहीं तो बाकी कहीं नहीं है। चाइना की आबादी हमारे से ज्यादा थी, चाइना आज कहां पहुंच गया। और हिंदुस्तान के अंदर ये आडंबर, पाखंडवाद इस किस्म का फैला रखा है कि